हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए अभ्यास प्रश्न पत्र 2021-22 का प्रैक्टिस पेपर लाई हूँ बच्चों। क्लास 10th का और विज्ञान का है ये। ठीक है, तो आपका टाइम होगा 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटा टाइम है इसका। अ खंड में 24 प्रश्न है बच्चों और ब खंड में 24 प्रश्न है और उसमें से आपको 20 को हल करना है। ख जो खंड है आपका, सी वाला खंड है, उसको आपको 10 प्रश्नों को हल करना है, आपको 12 मिलेंगे। ठीक है, और कोई भी आपका नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है बच्चों, खंड 1 का। लिखा है निम्नलिखित अभिक्रिया में x का मान बताइए। ठीक है, तो x का मान कैसे होगा बच्चों, यहाँ देखो, यहाँ लिखा है PbNO3 और इसके नीचे 2 लिखा है। ठीक है, और फिर लिखा है Ki और फिर लिखा है PbI2। ठीक है, अब इसको कैसे हम करेंगे बच्चों, तो बच्चों हमें यहाँ पर इस x का मान जो है वो बताना है। ठीक है, ये जो x दिया गया है इसका मान बताना है, तो इसका मान होगा बच्चों, इसका मान होगा 2। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए वाला होगा। यहाँ पे 2 के, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी 2 लिखा है ना, तो इसलिए यहाँ पर 2 आएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 में, दिए गए प्रयोग में गैस x के साथ जलती है। गैस x है। अब बच्चों यहाँ पर आपको पिक्चर देखनी पड़ेगी इसके लिए। देखो यहाँ पर क्या है, फटफट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन। जब भी यहाँ पर एक मोमबत्ती दिखाई गई है बच्चों, एक मोमबत्ती है ना ये, तो आपको जब भी बताया जाए, अगर आपको कोई बोलकर या संकेत आपको क्वेश्चन में नहीं दिया जा रहा है, तो आपको क्या करना है, जब भी पटपट के साउंड के साथ जो जलती है ना, वो हाइड्रोजन गैस होती है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी पटपट ध्वनि हाइड्रोजन गैस आ जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, ये दृष्टिहीन बच्चों के लिए है, इसको आपको नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुँच जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, आयरन को भाप के साथ लंबे समय तक अभिक्रिया कराने पर निम्नलिखित में से कौन से आयरन के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है बच्चों, आप सेम ही है, अगर इंग्लिश मीडियम देख लो या हिंदी मीडियम देख लो। ठीक है, ऑप्शन इसमें सेम ही है। ऑप्शन ए है FeO, बी है Fe2O3 और सी है, और ऑप्शन सी है Fe3O4 और फिर है डी वाला ऑप्शन Fe2O3 एंड Fe3O4। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी वाला सही है, Fe3O4। ठीक है, क्योंकि भाप, आयरन को भाप के साथ लंबे समय तक अभिक्रिया कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है, Fe3O, यानी कि लोहा और भाप प्राप्त होती है ना, पानी प्राप्त होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं बच्चों। लिखा है निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया में कौन सी एक सही संतुलित अभिक्रिया है। आपको अभिक्रिया को संतुलित करना आना चाहिए बच्चों। ठीक है, समीकरणों को संतुलित करना आना चाहिए। तो इसमें देख लेते हैं कौन सी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर है बच्चों। ठीक है, CaO प्लस CO2 बनता है CaCO3। प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 में दिया है बच्चों, दिए गए आलेख में एक उदासीकरण अभिक्रिया अम्ल क्षार और लवण जल को प्रदर्शित करता है। जैसे हम क्षार में अम्ल की अधिक मात्रा मिलाते जाते हैं तो विलयन के pH मान का परिवर्तन होता जाता है। आलेख में कौन सा क्षेत्र अक्षर है जो अम्ल तथा क्षार दोनों में की उपस्थिति को दर्शाता है। बच्चों देखो, मैंने आपको पहले ही बताया है, अम्ल का डाला गया आयतन, जब अम्ल हम किसी चीज़ में मिलाते हैं, जब अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है तो बच्चों ग्राफ आपका नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा। ठीक, यानी कि यहाँ पर होगा pH मान। ठीक है ना, pH मान कहाँ होगा, यहाँ होगा। ठीक है, 7 से थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, अम्ल और क्षार को दोनों को जब मिलाते हैं तो 7 से ऊपर होता है। ठीक है, pH मान। आगे देख लेते हैं, क्योंकि ये वाला जो ये है हमें नहीं करना है। प्रश्न नंबर 6 है, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ एक ऑक्सीकरण है। ठीक है,
कौन सा पदार्थ ऑक्सीकरण है, तो इसमें देखेंगे बच्चों ऑप्शन ए है MnO2, बी है MnCl2, सी है HCl और डी है H2O। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट आंसर होगा MnO2, ये सही आंसर होगा इसका। तो ए वाला ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 7 में दिया है फास्फोरस तथा ऑक्सीजन के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को वर्गीकृत किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है बच्चों, कौन सी अभिक्रिया में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो पहला है फास्फोरस के वियोजन तथा अपचयन में, बी है फास्फोरस के वियोजन तथा उपचयन में, सी है फास्फोरस के संयोजन तथा उपचयन में और डी है फास्फोरस के संयोजन तथा अपचयन में। तो बच्चों किस में इसको वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा सी वाला ऑप्शन, फास्फोरस के संयोजन तथा अपचयन में। ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर, फास्फोरस के संयोजन तथा उपचयन में। प्रश्न नंबर 8 है अम्ल को जब जल में घोला जाता है तो यह डैश आयन उत्पन्न करता है। जब अम्ल को पानी में घोला जाता है तो बच्चों कौन सा आयन उत्पन्न करता है ये बताना है हम। तो इसका पहला दिया है हाइड्रोक्साइड, बी है ऋणात्मक, सी है हाइड्रोनियम और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर है बच्चों, हाइड्रोनियम। अम्ल को जल में घोला जाता है तो कौन सा पदार्थ हमें प्राप्त होता है, कौन सा आयन उत्पन्न होता है, हाइड्रोनियम। ओके। प्रश्न नंबर 9 है जब अम्ल की कुछ मात्रा को जल में मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होगी? पहला लिखा है तनुकरण, दूसरा लिखा है उदासीकरण, दूसरा लिखा है उदासीनीकरण, तीसरा लिखा है हाइड्रोनियम आयन का निर्माण और चौथा लिखा हुआ है लवण का निर्माण। तो बच्चों इसमें से ऑप्शन जो होगा वो आपका बी वाला सही होगा। हमें क्या क्या चीज़ मिलेगी? पहले मिलेगा हमें तनुकरण, ठीक है, क्या होगा, कौन सी प्रक्रिया होगी, तनुकरण की प्रक्रिया होगी और फिर हमें हाइड्रोनियम आयन का निर्माण भी मिलेगा इसमें, ठीक है। तो बच्चों अगला जो 10th क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, प्रश्न नंबर 10 है आयन की छड़ पर चढ़ी हुई लाल भूरे रंग की परत इसकी सतह को संरक्षित कर देती है। इसको प्रदर्शित करने हेतु सही संतुलित प्रक्रिया है। आपको सारी प्रक्रियाएं याद रखनी होंगी या आपको बनाने आने चाहिए रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन जो होगा आपका, इसमें बच्चों ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही होगा, ये प्रक्रिया, ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगी। हमें मिलेगा 3Fe + 4H2O और संतुलित प्रक्रिया हमें प्राप्त होगी। सही प्रक्रिया क्या होगी, Fe3O4 + 4H2O, ठीक है, +4H2 ये हमें प्राप्त हो। तो प्रश्न नंबर 11 है निम्नलिखित चित्र में हरे पौधे की पत्तियों की कोशिकाओं जिसमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित है की व्यवस्था दर्शाई गई है। कोशिकाओं का सही विकल्प चुनिए। ये जो पिक्चर बनी है इसमें दोनों सही विकल्प कौन से हैं ये आपको बताना है। सी है दूसरा और चौथा, दूसरा ये रहा और चौथा यहाँ पे लगा हुआ है मार्क, और फिर है पहला, तीसरा और चौथा, पहला ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, और डी वाले में दिया है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा बच्चों 11वें क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा और चौथा, यानी कि ये वाला दूसरा, ठीक है, इस चौथा वाला होगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। नंबर 12 दिया है दिया गया चित्र निम्नलिखित में से किसका है। पहला है तंत्रिका कोशिका, फिर है वक्राणु, फिर है कूपिका और फिर है डी विलायिका। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही आंसर है बच्चों। बी वाला ऑप्शन जो है ये वाला वक्राणु का यानी नेफ्रॉन की पिक्चर आई, ठीक है। तो आपको ऑप्शन सही लगाने हैं और जो ये वाला है हमें ये नहीं करना, वैकल्पिक प्रश्न है ये। अब आगे दिया है बच्चों प्रश्न नंबर 13 कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 दिया है क्या उदासीनीकरण अभिक्रिया को भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्णित किया जा सकता है। ऑप्शन ए है उदासीनीकरण अभिक्रिया में कोई नया यौगिक निर्मित नहीं होता,
बी है उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया यौगिक निर्मित होता है। सी ऑप्शन है यह आवश्यक नहीं कि नया यौगिक निर्मित हो। और डी है उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 13 में जो आपका सही ऑप्शन है वो है बी वाला ऑप्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया यौगिक निर्मित होता है। ठीक है, बी जो है इसका सही आंसर है। अब प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं बच्चों। दिया है दिए गए एक बंद रंध्र के चित्र में रेखांकित 1, 2, 3 एवं 4 हैं। ठीक है, ये जो आपको पिक्चर में नंबर दिए गए हैं। तो पहला है केंद्रक, क्लोरोप्लास्ट, रक्षी कोशिकाएं और रिक्तिका। बी है केंद्रक, रिक्तिका, क्लोरोप्लास्ट और रक्षी कोशिका। सी है रिक्तिका, केंद्रक, क्लोरोप्लास्ट और रक्षी कोशिका। या फिर डी है केंद्रक, क्लोरोप्लास्ट, रिक्तिका और रक्षी कोशिका। बच्चों आप कोई भी डायग्राम याद करते हो तो उसके नाम भी आपको याद होने चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही उत्तर है। केंद्रक है ये, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट है, रिक्तिका है और रक्षी कोशिका है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है वैकल्पिक वाला। ठीक है, मैं क्रॉस लगाती जा रही हूँ साथ साथ में। आप क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 15 में है किसी धावक में 400 मीटर की दौड़ लगाने के पश्चात लैक्टिक अम्ल का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस प्रक्रिया को दर्शाता है? बच्चों पहला है वायवीय श्वसन, दूसरा है अवायवीय श्वसन और सी है किण्वन और डी है सांस लेने एवं छोड़ने की प्रक्रिया। तो इसमें बच्चों ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही उत्तर है, वो है अवायवीय श्वसन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 15वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 16 है शिराओं की भित्ति पतली तथा इनमें वाल्व होते हैं क्योंकि। ऑप्शन ए है इनमें रुधिर का दबाव अधिक होता है। बी है ये हृदय से रुधिर ग्रहण करती हैं। और सी है रुधिर के बहाव को एक दिशा में सुनिश्चित करती हैं। और उपरोक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 16 का आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी। इसका ये वाला ऑप्शन जो है सही है, यानी कि रुधिर के बहाव को एक ही दिशा में सुनिश्चित करती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 16 का। अब प्रश्न नंबर 17 है बच्चों। प्रश्न नंबर 17 है निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण सौर भट्टी के प्रकाश को संकेंद्रित कर ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है? अब ऑप्शन ए है उत्तल दर्पण, बी है समतल दर्पण, सी है अवतल दर्पण और डी है कोई भी गोलीय दर्पण। तो इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? अवतल दर्पण होगा। प्रश्न नंबर 18 है किसी अवतल दर्पण जिसकी फोकस लंबाई 10 सेंटीमीटर है के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए स्क्रीन यानी पर्दे को दर्पण से कितनी दूरी पर रखना होगा? ऑप्शन ए है 10 सेंटीमीटर, बी 15 सेंटीमीटर, सी 30 सेंटीमीटर और डी है 35 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो आंसर होगा 30 सेंटीमीटर। यानी कि बच्चों जैसा कि पिक्चर में आपको दिखाया गया है, हमने यहाँ रखी है, ठीक है, अपनी वस्तु यहाँ रखी है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है? पिछली साइड, यानी कि यहाँ वस्तु रखी है तो इसका प्रतिबिंब यहाँ रखा है। और ये हमारा प्रश्न करने का नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है लेंस की क्षमता की इकाई है डैश। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बच्चों, कौन सा आंसर होगा बच्चों इसका? सी वाला ऑप्शन डायप्टर। ठीक है, डायप्टर इसका आंसर होगा। अब प्रश्न नंबर 20 है किसी माध्यम का अपवर्तनांक डैश अनुपात होता है? तो ऑप्शन ए है किसी माध्यम के प्रकाश के वेग से निर्वात में प्रकाश के वेग का, दूसरा है जल में प्रकाश के वेग से वायु में प्रकाश के वेग का, जल में प्रकाश के वेग से
निर्वात में प्रकाश के वेग का, और ऑप्शन डी है निर्वात में प्रकाश के वेग से माध्यम में प्रकाश के वेग का। तो इसका आंसर होगा बच्चों 20वें प्रश्न का आंसर है आपका डी वाला ऑप्शन। ठीक है, ये निर्वात में प्रकाश के वेग से माध्यम में प्रकाश के वेग का। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। अब 21वां प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। प्रश्न 21 है, एक प्रकाश की किरण वायु से जल में प्रवेश करती है, इसके लिए अपवर्तन कोण होगा। ऑप्शन ए है कोण आई बराबर कोण आर, बी है कोण आई छोटा है कोण आर से, ठीक है, फिर है कोण आई बड़ा है कोण आर से, और कोण आई बटे कोण आर बराबर है 0 के। तो इसका ऑप्शन नंबर, तो 21वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये आंसर राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी। अब प्रश्न नंबर 22 है, किसी समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब हमेशा होता है। ए ऑप्शन वास्तविक तथा सीधा, बी ऑप्शन वास्तविक तथा उल्टा, आभासी तथा सीधा, और डी ऑप्शन है आभासी तथा उल्टा। ठीक है, तो 22वें प्रश्न का उत्तर जो है बच्चों वो है आभासी तथा सीधा। एक समतल दर्पण पर जब कोई प्रतिबिंब बनता है वो आभासी और सीधा होता है। प्रश्न नंबर 23 है, यदि एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस वास्तविक तथा छोटे आकार का प्रतिबिंब लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है तो वस्तु रखी है। ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर पर, बी 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर के बीच, सी 20 सेंटीमीटर से परे, और फिर डी 20 सेंटीमीटर पर। सी जो है बच्चों वो राइट आंसर है, यानी कि 20 सेंटीमीटर से परे होना चाहिए। प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित दर्पणों में किस प्रकार के दर्पण को सुरक्षित वाहन चालन में प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन ए है समतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण, और सी है अवतल दर्पण, और डी है समतल अवतल दर्पण। तो इसका उत्तल दर्पण जो है वो सही आंसर है। ठीक है, आपने देखा होगा गाड़ियों में जो शीशे लगे होते हैं उसमें पीछे देखने के लिए इस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आगे है प्रश्न नंबर 25 है, आप बच्चों आप इसका सेक्शन बी जो है वो शुरू हो गया है। ठीक है, 25वां क्वेश्चन सेक्शन बी में है। अब लिखा है उपरोक्त अभिक्रिया में x और y का मान ज्ञात करो। अब आपको एक समीकरण दिया गया है यहाँ पर C6H12O6, ठीक है, फिर दिया है +6O2, और फिर यहाँ पर x बनाया हुआ है, इसका मान आपको निकालना है, और लिखा है CO2 + YH2O। ठीक है, अब आपको यहाँ पर x और y का मान आपको बताना है 25वें क्वेश्चन में। तो बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पर 6 लिखा है और c का मान भी यहाँ 6 है, तो यहाँ पर बच्चों x और y की जगह पे आपको कौन सा ऑप्शन लिखना है, 6, ये वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। दोनों जगह पर 6 आएगा। ठीक है, x का मान भी 6 है और y का मान भी 6 है। प्रश्न नंबर 26 जो है आगे है बच्चों। प्रश्न नंबर 26, जब अम्ल की कुछ मात्रा पानी में डाली जाती है तो इस प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होगी। पहला आयनीकरण, दूसरा उदासीनीकरण, तीसरा तनुकरण, या चौथा लवण निर्माण। तो इसमें बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट आंसर होगा। कौन सा होगा, पहला वाला आयनीकरण भी होगा और तनुकरण भी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है सामान्य धातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु विद्युत की सुचालक है। जैसे हीरा, ग्रेफाइट, सल्फर या फुलरीन। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों बी वाला ऑप्शन, ग्रेफाइट जो है वो विद्युत की सुचालक है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 28वां प्रश्न दिया है इसमें, एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक का यौगिक बनाता है जो पानी में घुलनशील भी है। यह तत्व हो सकता है, पहला ऑप्शन है कैल्शियम, फिर दूसरा है कार्बन, सी है सिलिकॉन, या फिर डी है आयरन। तो इसका सही ऑप्शन है बच्चों कैल्शियम जो है, ऑप्शन नंबर ए, वो पानी में घुलनशील होता है। ठीक है,
आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 29 है। प्रश्न नंबर 29 में दिया है, निम्नलिखित सारणी में कॉलम 1 और 2 का सही मिलान हमें करना है। इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, ये सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर है। जो पहला है मैं आपको करके भी बता देती हूँ, जो पहला है उसका मैच होगा, विरंजक चूर्ण का होगा रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकारक, बेकिंग पाउडर का होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और दुर्लभ खाद्य अम्ल का मिश्रण, धोने का सोडा होगा बच्चों स्थायी कठोरता को हटाना। निम्न में से मैग्नीशियम धातु के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए वाला है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर यह चमकती हुई श्वेत ज्वाला उत्पन्न करती है। बी है, शीतल जल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करना तथा हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन करना। ऑप्शन नंबर सी है, गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का निर्माण करना तथा हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करना। और डी वाला ऑप्शन है, भाप के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करना तथा हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है बच्चों वो सही उत्तर है, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, ये वाला आंसर हमारा सही है, शीतल जल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करना तथा हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन करना। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। बच्चों प्रश्न नंबर 31 से 35 तक 2 कथन दिए हैं आपको। ठीक है, एक में अभिकथन है और एक में कारण है। नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। ए तथा आर दोनों सत्य हैं और ए आर की व्याख्या सही है। ठीक है, बी है, ए तथा आर दोनों सत्य हैं और आर ए की व्याख्या नहीं है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ऑप्शन डी है, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो इसमें बच्चों आपको ऑप्शन ऊपर ही दिए हैं, यही वाले ऑप्शन दिए हैं आपको। नीचे जो हैं सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, नीचे जो हैं सारे लगातार 35 तक प्रश्न दिए हैं आपको। ऑप्शन मैं यहाँ लिख कर बता दूंगी कि कौन सा ऑप्शन है, आप में इसमें से ढूंढ के आपको ऑप्शन देना है, ए बी सी डी जो ऊपर ये लिखे हुए हैं। ठीक है, इसमें से आपको लिखना है। जैसे मैं पहला वाला बताती हूँ आपको, 31वां प्रश्न है, अभिकथन ए है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आग बुझाने में उपयोग होता है। इसका कारण है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक दुर्लभ क्षार है। तो जो ऑप्शन दिया है ना बच्चों आपको, ये वाले जो ऑप्शन बी है, ए तथा आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। ठीक है, मैं लिख के बता दूंगी आपको, क्योंकि ऊपर मैं बार बार ऊपर नीचे नहीं करूंगी, आपको लिख के बता दूंगी। ठीक है, अब 32 क्वेश्चन है। अभिकथन ए, प्रकाश संश्लेषण एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया माना जाता है। इसका कारण है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो 32 जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही उत्तर होगा। क्या होगा? सी वाला, ए सत्य है लेकिन आर जो है वो असत्य है। मतलब कि जो इसका अभिकथन है वो सही है लेकिन इसका कारण जो बताया गया है वो गलत है। ठीक है, प्रश्न नंबर 33 देख लेते हैं। लिखा है, अभिकथन ए, क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति में दीर्घरोम होते हैं। कारण है दीर्घरोम अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। तो इसका आंसर होगा बच्चों 33 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है। ए तो सही है पर आर जो है उसकी व्याख्या सही नहीं कर रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। इसमें दिया है, हमारे शरीर में मूत्र निर्माण के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। मूत्र निर्माण का ग्रहण किए हुए जल तथा अवशोषित भोजन की मात्रा पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा इसका? ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या सही कर रहा है। ठीक है, दोनों की व्याख्या सही है। अगला है 35वां क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 35 है। लिखा है, अभिकथन ए, भोजन के डिब्बों के अंदर की परत जिंक की बजाय टिन की होती है। कारण है जिंक टिन से
अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो इसका आंसर होगा बच्चों वही वाला ए वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो ए है वो और बी जो है, ए और बी दोनों सही हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, वही वाला ऑप्शन होगा ए वाला, ऊपर वाला। अब आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 36 है, निम्नलिखित में से किन में हृदय से रुधिर का परिसंचारण एक चक्र में केवल एक बार होता है? ऑप्शन ए है खरगोश, चिड़िया, सांप, बी है कछुआ, मगरमच्छ, तोता, सी है व्हेल, हाथी, पेंगुइन, और डी है डॉग फिश, टोड और छिपकली। तो बच्चों इसमें जो ऑप्शन होगा आपका 36 क्वेश्चन में होगा डी वाला ऑप्शन, डॉग फिश, टोड और लीजर्ड यानी कि छिपकली। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही होगा। अब 35 तक तो कारण और अभिकथन वाले क्वेश्चन थे, अब आपको फिर से 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। तो मैं इस पर हेडलाइन कर देती हूँ इसकी, डॉग फिश, टोड और छिपकली जो है वो आपका सही आंसर है। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 प्रश्न में दिया है बच्चों, नीचे दिए गए रेखांकित चित्र में हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न करने हेतु कुछ तत्वों की अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया को दर्शाया गया है। ठीक है, तत्व है, पहला तत्व है, उसमें अम्ल क्रॉस लगा है, क्षार भी क्रॉस लगा हुआ है। इसकी प्रक्रिया क्या हुई? कुछ नहीं हुई। ठीक है, अभिक्रिया द्वारा दर्शाया गया है। सेकंड जो है उसमें है अम्ल भी है, क्षार भी है। थर्ड में अम्ल है, क्षार है। चौथे में अम्ल है और क्षार नहीं है। तो प्रश्न नंबर 37 का ऑप्शन है बच्चों सी वाला। ठीक है, सेकंड वाला और थर्ड वाला जो है अम्ल क्षार, इसमें जो टेबल है उसको आपको थर्ड वाला ऑप्शन दिखाना है। ठीक है, देखो बच्चों सेकंड वाला ऑप्शन और थर्ड वाला ऑप्शन जो है आपका सही होगा, क्योंकि इन दोनों में अम्ल भी है और क्षार भी है। ठीक है, इसलिए ये उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं। प्रश्न नंबर आपका 38 है, लसिका तंत्र में लसिका के अंदर प्लाज्मा की तुलना में डैश अधिक होते हैं। अब ऑप्शन दिए हैं बच्चों आपको, क्या दिया है ऑप्शन में? WBC, DNA और हीमोग्लोबिन और RNA। ठीक है, तो इसमें से क्या चीज़ होती है प्लाज्मा की तुलना में अधिक? तो इसका ऑप्शन होगा बच्चों वाइट ब्लड सेल यानी कि WBC। 35वें प्रश्न में दिया है बच्चों, यदि किसी लेंस की क्षमता 2.0 है तो इसका अर्थ है कि यह लेंस एक अवतल लेंस है जिसकी फोकस दूरी -50 मीटर है, बी उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी +50 मीटर है, सी अवतल लेंस है जिसकी फोकस दूरी -25 सेंटीमीटर है, और डी उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी -25 मीटर है। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए अवतल लेंस है जिसकी फोकस दूरी -50 मीटर है। ठीक है बच्चों, जैसे सूर्य की किरणें किसी अवतल दर्पण के सामने 25 मीटर की दूरी पर एक बिंदु पर अभिसारित हैं, वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए ताकि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान हो? ऑप्शन ए है दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, बी है दर्पण के सामने 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, सी है दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर तथा 50 सेंटीमीटर के बीच, और डी ऑप्शन है दर्पण के सामने 50 सेंटीमीटर से परे यानी कि 50 सेंटीमीटर के भी पीछे रखा जाए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी वाला जो है बच्चों वो सही उत्तर होगा कि दर्पण के सामने 50 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, दर्पण के सामने 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने पर तो उसका आकार जो होगा समान होगा। ठीक है, अब 41वां प्रश्न देख लेते हैं। 41वें प्रश्न में लिखा है बच्चों, वे मृत जीव जो मृत और सड़े गले पदार्थों पर उगते हैं उन्हें जीवाणु कहते हैं, फफूंदी कहते हैं, मृतपोशी कहते हैं, या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी मृतपोशी। ठीक है, मृतपोशी मतलब जो मरे हुए जीव जंतु या पेड़ पौधों से, मरे हुए पदार्थों से खाना लेते हैं उसे मृतपोशी कहते हैं, जिन पर वो निर्भर रहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 42 है, वक्र में कोशिका पुंछ यानी कि
ग्लैमोरुलस का कार्य है? ऑप्शन ए है लवणों का पुनः अवशोषण, बी है निषेधन द्वारा मूत्र निर्माण, सी है मूत्र को एकत्रित करना और डी है मूत्र का स्राव करना। तो इसका आंसर होगा बच्चों बी वाला ऑप्शन, यानी कि निषेधन द्वारा मूत्र निर्माण। बी जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 43 है। प्रश्न नंबर 43 है एक गोलीय लेंस को प्रश्न नंबर 43 है एक गोलीय लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जलती हुई मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब लेंस की दूरी की तरफ उसके प्रकाशित केंद्र से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे एक स्क्रीन पर बनता है। इस लेंस की फोकस दूरी होगी। तो ऑप्शन ए है 10 सेंटीमीटर, बी है 20 सेंटीमीटर, सी है 30 सेंटीमीटर और डी है 40 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? u बराबर दे रखा है हमें -30 सेंटीमीटर, b दे रखा है 60 सेंटीमीटर। लेंस का फार्मूला होता है बच्चों 1/f बराबर है 1/v माइनस 1/u। तो 1/f बराबर होगा 1/60 घटा और घटा 1/30, क्योंकि ऊपर माइनस दिया हुआ है 30, -30 है ना ऊपर, तो इसलिए हम 1/30 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि लेंस के फार्मूले में 1 करके लिखा जाता है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो बच्चों 60 आएगा, 60 को 60 से भाग करेंगे तो 1 आएगा और 1 को ऊपर से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। फिर घटा घटा जमा बन गया, 30 को 60 से भाग करेंगे तो 2 आएगा और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा। ठीक है, तो 1 + 2 हो जाएगा 3। ठीक है, 3/60 आ जाएगा। इसको हम काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 1/20 बचेगा। ठीक है, तो 1/f बराबर है 1/20। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके करेंगे इसको तो f बराबर मेरे पास 20 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बच्चों? इसका ऑप्शन नंबर बी वाला जो होगा वो सही आंसर होगा। अब 44 क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। कौन सा कथन एक लेंस की क्षमता P और फोकस दूरी f के बीच के संबंध को दर्शाता है? ऑप्शन ए है जब क्षमता बढ़ती है तो फोकस दूरी घटती है, बी है जब क्षमता बढ़ती है तो फोकस दूरी बढ़ती है, सी है क्षमता फोकस दूरी दोनों बराबर होती हैं और डी है क्षमता फोकस दूरी से संबंधित नहीं है। तो 44 क्वेश्चन का ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, जब क्षमता बढ़ती है तो फोकस दूरी घटती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही आंसर होगा। अब 45 क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 45 में दिया है एक आयताकार कांच के टुकड़े से गुजरती प्रकाश किरण के पथ को पता लगाने के लिए 4 विद्यार्थियों ने एक प्रयोग के परीक्षण को निम्नलिखित तरीकों से सारणीबद्ध किया। ठीक है, अब आपने ये करा होगा बच्चों, देखो विद्यार्थी है 1st, 2nd, 3rd, 4th, आई कोण आई है, फर्स्ट में 30 है, फिर 30 है, फिर 30 है, फिर 30 है। आर में है 18, 20, 17 और 21.5 डिग्री और कोण ई है 32 डिग्री, 30.5 डिग्री, 32 डिग्री और 34.5 डिग्री। तो सबसे उत्तम परीक्षण है, आपको ऑप्शन बताने हैं इसमें। ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी वाला ऑप्शन, ये वाला 2, 30 डिग्री, 20 डिग्री और 30.5 डिग्री। प्रश्न नंबर 46 है यदि निर्यात के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक 2.5 है तो हीरे में प्रकाश का वेग डैश होगा। अब बच्चों ऑप्शन दिए हैं 1.2 और 10 की पावर 6 और बी है 1.2 और 10 की पावर 7 मीटर प्रति सेकंड और सी है 1.2 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड और डी है 1.2 10 की घात 9 प्रति सेकंड। तो इसका आपको पता होना चाहिए बच्चों, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर है 1.2 10 की घात 7 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब बच्चों 47वां प्रश्न दिया है इसमें, वो दिया है निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक अवतल दर्पण किस वस्तु
का वास्तविक से अधिक बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है। इस लेसन में बच्चों पूरा क्लियर करके आपको बताया। अगर आप लेसन सही से पढ़ लोगे ना, आपको सारे क्वेश्चन के आंसर आपको आ जाएंगे। इसमें पहला ऑप्शन दिया है, जब वस्तु को उसकी वक्रता त्रिज्या के समान दूरी पर रखा जाता है। बी ऑप्शन है, जब वस्तु को उसकी फोकस दूरी से कम दूरी पर रखा जाता है। सी ऑप्शन है, जब वस्तु को उसकी वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी के बीच रखा हो। और डी ऑप्शन है, जब वस्तु को उसकी वक्रता त्रिज्या से अधिक दूरी पर रखा हो। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है प्रश्न नंबर 47 का, वो है सी वाला ऑप्शन, जब वस्तु को उसकी वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी के बीच में रखा हो तो वास्तविक से अधिक बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। और प्रश्न नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई धातुओं की अभिक्रियाशीलता को के आरोही क्रम की सही व्यवस्था करता है। जिंक, आयरन, मैग्नीशियम और सोडियम। ये अभिक्रियाशीलता के आधार पर आरोही क्रम में आपको लगाने हैं, तो जो जितना अभिक्रियाशील होगा उसको पहले लगाना है। ठीक है, बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, इस तरह से आपको लगाना है। ठीक है। बी ऑप्शन है, सोडियम बड़ा है, फिर मैग्नीशियम छोटा है, फिर मैग्नीशियम से जिंक छोटा है, फिर जिंक से आयरन छोटा है। ठीक है। सी है, सोडियम फिर जिंक फिर मैग्नीशियम फिर आयरन। और डी है, सोडियम, आयरन, मैग्नीशियम और जिंक। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बच्चों बी वाला जो है वो सही ऑप्शन है। सबसे पहले आएगा सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक और आयरन। इस क्रम में लगाओगे तो आपकी आरोही क्रम की व्यवस्था सही होगी। ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला एक केस स्टडी के आधार पर आपको क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, 49वां क्वेश्चन है ये, स्टडी बेस क्वेश्चन दिया गया है। अब इसमें लिखेंगे, पढ़ेंगे बच्चों। इसमें लिखा है, केस स्टडी पर आधारित प्रश्न 1, वायुमंडलीय अपवर्तन पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरने पर प्रकाश के झुकने की परिघटन है। जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह के ऊपर जाते हैं हवा का घनत्व कम होता जाता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह के ऊपर जाते हैं हवा का घनत्व कम होता जाता है। बच्चों ये लाइन 2 बार लिखी है। स्थानीय स्थिति जैसे तापमान आदि भी पृथ्वी के वायुमंडल के प्रकाशीय घनत्व को प्रभावित करती है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमारे तारे अपनी वास्तविक स्थिति से अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। हम उन्नत सूर्योदय और विलंबित सूर्योदय के समय सूर्य की अंडाकार स्थिति का निरीक्षण करते हैं। हमें तारों की टिमटिमाहट दिखाई देती है जबकि ग्रहों की नहीं। ठीक है। तो अब इसके आधार पर हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं। जैसे लिखा है, प्रश्न नंबर 49 है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दिन की अवधि ऑप्शन ए है बढ़ जाती है, ऑप्शन बी है घट जाती है, सी है एक जैसी रहती है और उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही आंसर होगा, बढ़ जाती है। प्रश्न नंबर 50 है, वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग डैश प्रतीत होता है। ऑप्शन ए है नीला, काला, लाल या पीला। तो इसका आंसर है बच्चों काला। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर है। प्रश्न नंबर 51 है, लिखा है, निम्नलिखित में से परिघटना वायुमंडल अपवर्तन के कारण नहीं होती। ऑप्शन ए है तारों का टिमटिमाना, बी है अग्रिम सूर्योदय, सी है इंद्रधनुष का बनना और डी है विलंबित सूर्योदय। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। इंद्रधनुष का बनना जो है वो वायुमंडलीय अपवर्तन का कारण नहीं होता है। प्रश्न नंबर 52 है, गए समुद्र में पानी के नीले रंग का कारण है। ऑप्शन ए शैवाल और पानी में पाए जाने वाले अन्य पौधों की उपस्थिति, ऑप्शन बी है पानी में आकाश का प्रतिबिंब, सी है प्रकाश का प्रकीर्ण, डी है समुद्र से प्रकाश का अवशोषण। अब इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर है, प्रकाश का प्रकीर्ण। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर है। आगे एक और स्टडी बेस आपको क्वेश्चन दिया गया है तो उसको भी पढ़ लेते हैं। लिखा है, एक तत्व एक वह शुद्ध पदार्थ होता है
जो एक तरह के परमाणुओं से बना होता है। वर्तमान में 118 तत्वों का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन ये सभी प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। कुछ को कृत्रिम रूप में बनाया गया है। इसके विभिन्न गुणों के आधार पर इन्हें धातु तथा अधातु में वर्गीकृत किया गया है। धातु के वे तत्व हैं जिनमें परमाणु अपनी संयोजकता कोश से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और धनायन बनाते हैं। ये सामान्य कठोर ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक हैं। अधातवर्धनीय, तनय और चमकीले होते हैं, लेकिन कुछ धातुएं तरल तथा मुलायम अवस्था में पाई जाती हैं। इनका हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है बच्चों, तो इसके आधार पर क्या प्रश्न दिए गए हैं, नीचे लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक है। बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है। 53 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर है, चांदी। ठीक है, ये जो इसका आंसर है वो सही है। प्रश्न नंबर 54 है। 53 का आंसर नंबर ए जो है वो सही ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर है। 54 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं अत्यधिक तनय और अधातवर्धनीय हैं। पहला है सोडियम, सोना, पोटेशियम और चांदी। तो बच्चों इसका ऑप्शन ए है पहला और दूसरी, बी है दूसरा और तीसरा, सी है तीसरा और चौथा और डी है दूसरा और चौथा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। दूसरा और चौथा सोना और चांदी जो है वो अत्यधिक तनय और अधातवर्धनीय है। ठीक है, आपको पता है ना बच्चों तनय और अधातवर्धनीय क्या होता है, सारा लेसन में दिया गया है। ठीक है ना, क्या होता है, जिसको पीट कर तार बनाए जाएं वो तनयता होता है, और अधातवर्धनीयता वो होता है जिसको पीट कर शीट बनाई जाती है। मिठाइयों पे आपने चांदी का और सोने का वर्क देखा होगा, सोने का भी वर्क होता है बच्चों, चांदी का तो देखा ही होगा आपने, सोने का नहीं देखा होगा। तो ठीक है ना, तो आगे देखते हैं 55 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है जिसका थर्मामीटर में उपयोग किया जाता है। बच्चों इतना ही तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सीधा मरकरी हो जाएगा, पारा हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 55 का, ओनली सी, ये वाला। ठीक है ना, क्योंकि सबको पता है कि थर्मामीटर में पारा होता है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी वाला जो हो जाएगा, केवल सेकंड ऑप्शन। आप देखते हैं बहुत आसान है ये क्वेश्चन। 56वां क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम एक तत्व है जो डैश और घनायन बनाता है। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, बी इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, सी है ए और बी दोनों, और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा बी वाला, ये होगा इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है सोडियम। ठीक है, तो बच्चों आगे देखते हैं 57 जो क्वेश्चन है उसमें भी आपको 3rd नंबर की केस स्टडी दी गई है। प्रश्न नंबर 57 में दिया है शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन संचरण के लिए निम्नलिखित में से रुधिर का कौन सा घटक उत्तरदायी है। ऑप्शन ए है आरबीसी में हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी है डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन, और सी है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, आरबीसी में हीमोग्लोबिन। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 58। प्रश्न नंबर 58 में कौन सी रुधिर कणिकाएं, प्रश्न नंबर 58 है कौन सी रुधिर कोशिकाएं रक्त की रक्षक कहलाती हैं। ऑप्शन है ए लाल रुधिर कणिकाएं, बी है श्वेत रुधिर कणिकाएं, सी है प्लेटलेट्स यानी कि पट्टिकाणु, और डी है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बच्चों, इसका आंसर है श्वेत रुधिर रक्त कणिकाएं। ठीक है, श्वेत रुधिर कणिकाएं, इसका बी वाला ऑप्शन जो होगा वो सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 59 है। 59वां प्रश्न है निम्नलिखित में रुधिर का कौन सा घटक चोट के स्थान पर रुधिर को बहने से रोकता है। बच्चों जो आपको चोट लग जाती है, ठीक है ना, तो खून जमाने का काम कौन करता है, नहीं तो अगर खून नहीं जमेगा तो खून बहता रहेगा। ठीक है ना, तो वो काम कौन करता है। ऑप्शन ए है श्वेत रुधिर कणिकाएं, बी प्लेटलेट्स,
सी लाल रुधिर कणिकाएं और डी प्लाज्मा। तो ये जो है ऑप्शन बी है, प्लेटलेट्स होते हैं वो हमारे रक्त को जमाने का काम करते हैं, ठीक है। नहीं तो शरीर से रक्त बहता ही रहेगा अगर हमारे शरीर में प्लेटलेट्स कम होंगी। अब प्रश्न नंबर 60 है, लस्सी का रुधिर का एक रूपांतरण है जिसमें डैश पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी दोनों, बी है आरबीसी डब्ल्यूबीसी तथा प्रोटीन तीनों, सी है डब्ल्यूबीसी तथा सभी प्रकार के प्रोटीन, और डी है आरबीसी तथा कुछ प्रोटीनों को छोड़कर रुधिर के बाकी सभी घटक। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर है कि आरबीसी तथा कुछ प्रोटीन को छोड़कर रुधिर के सभी घटक। तो ये था बच्चों आपका साइंस का सैम्पल पेपर, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच। और बच्चों अगर आपके पास ये सैम्पल पेपर है भी तो एक बार अगर किसी से सुनते हैं तो अच्छे से याद हो जाता है, क्लियर हो जाता है। तो प्लीज़ इसको देखना ज़रूर, ठीक है। थैंक यू सो मच।